फतेहपुर सीकरी की सुबह नर्म धूप और ठंडी हवा के साथ आई और महल की दफ्तरों में काम करने वालों की आदत के मुताबिक सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। महल की नोकझोंक, राज्य के भार और आम लोगों की शिकायतें, सब कुछ उसी रोजमर्रा की तरह थमसा गया था जब अचानक दरबार में एक अजीब खबर पहुंची। शहर के कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं, पर लोग चोरी छिपे अपने खजाने और सामानों का नुकसान महसूस कर रहे हैं। नोच नोच कर बताने वाले, डर के साए में चलने वाले, और सबसे अजीब बात ये कि हर बार जब कुछ गायब होता, कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक बता नहीं पाता कि उसने क्या देखा। बस शोर शराबा और एक खाली जगह रहती। लोगों की बातों में अदृश्य शब्द फैल गया। कुछ ने कहा ये कोई जादूगर है, कुछ ने कहा ये भूत है, और कुछ ने कहा ये हवा का खेल है। दरबार में अफरातफरी बढ़ती जा रही थी और लोग अकबर के रौब के बावजूद डर से कांप रहे थे। बादशाह अकबर ने जब ये खबर सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक उठीं। राज्य का सम्मान और लोगों का भरोसा दोनों उसके लिए बराबर महत्व रखते थे। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और पूछा कि इस अदृश्य की खबरें कितनी गंभीर हैं। अफसरों ने अपनी अपनी रिपोर्टें दी। घरों से आभूषण गायब हो रहे हैं, रसोई से खाद्य सामग्रियां समाप्त हो जाती हैं, और पशुओं के बीच भी एक अजीब गड़बड़ी महसूस की गई है। किसी भी जगह कोई चिन्ह नहीं मिलता, कोई घाव नहीं, कोई पैर के निशान नहीं, जैसा कि कोई जीव वहां कभी पहुंचा ही न हो। अकबर ने आदेश दिया कि हर रात सिपाहियों की एक विशेष टुकड़ी तैनात की जाए और हर घर में पहरेदारी बढ़ाई जाए। पर चोरी फिर भी होती रही और गांव व शहर में भय फैलता रहा। तब अकबर ने दरबार की बुद्धिमत्ता पर भरोसा जताते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तू अपनी चतुराई से इस अदृश्य का पता लगा और न्याय कर। बीरबल मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता भी थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह मामला केवल चोरी का नहीं है, ये लोगों की मनोदशा, अफवाहों और अंधविश्वास का भी मामला है। बीरबल ने कहा, जब बादशाह की आज्ञा हो, मैं एक ऐसा न्याय करूंगा जिससे सच भी निकल आए और लोगों का भय भी मिटे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब आदेश जारी किया। कल सुबह मैं अदृश्य का मुकदमा चलाऊंगा। जिसे लगे कि उसने अदृश्य देखा है या उसका नुकसान हुआ है, सब अदालत में आए। लोग हैरान रह गए। किसी ने अदृश्य देखा ही नहीं था, फिर मुकदमा कैसे? पर जब बादशाह ने अनुमति दी तो कोई विरोध न कर सका। बीरबल ने निर्देश दिए कि अदालत खुली रहेगी और सभी जो भी शिकायतें हैं वे बिना रोक-टोक बयान कर सकेंगे। अगले दिन महल का दरबार भर गया। लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर आए। पिता ने कहा कि उसकी बेटी का मंगलसूत्र गायब हुआ। व्यापारी ने कहा कि उसके तहखाने की दराज सूनी मिली, और रसोइये ने कहा कि उसके खाने में रोज घटती गई सामग्री का कारण अज्ञात है। कुछ लोग रोते बिलखते हुए आए, कुछ डर के कारण बेशर्म सर झुकाकर। बीरबल ने धैर्य से सबकी बात सुनी, पर कहीं कोई ठोस बात न मिली। फिर बीरबल ने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। हम अदृश्य का मुकदमा नहीं किसी व्यक्ति के विरुद्ध चला रहे, बल्कि उस संयोजन के विरुद्ध चलाएंगे जो अन्वेषण और सतर्कता की कमी से, अफवाह और आपसी अविश्वास से पैदा हुआ है। लोग चकित हुए। किस तरह कोई अदृश्य चीज अदालत में पेश होगी? बीरबल ने उन सभी से कहा कि वे अपने अपने घरों से एक सामान लाएं। एक छोटा सा टुकड़ा, एक घड़ी की कड़ी और एक छोटा फल, ताकि हम देखें कि कौन सा घर कितनी ईमानदारी से अपनी चीजों का हिसाब रखता है। लोग सोच में पड़े, पर उन्होंने बेवजह का विरोध न किया। कुछ ने कहा यह मजाक है, पर बादशाह के आदेश का वजन सभी पर भारी था। बीरबल ने अदालत के लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया और उसे न्यायालय कहा। वहां एक चबूतरा रखा गया जिस पर एक तख्ती में 3 चीजें रखी गई, एक छोटा शीशा, एक घड़ी की कड़ी और एक पीला आम। बीरबल ने सबकी आंखों में देखें और कहा, हम अदृश्य को देखना नहीं चाहते, हमें यह देखना है कि क्या लोग अपनी आंखों से देखते हैं या केवल सुनी हुई बातों से चल रहे हैं।
लोगों के समक्ष बीरबल ने एक और योजना बांधी। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों तक हर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक चिराग रखा जाएगा और हर रात उसी चिराग के पास कोई लाल धागा बांधा जाएगा। यदि चोर वहां आएगा तो वो धागा टूटेगा, और यदि किसी ने चुराया तो धागे के विधि विधान से हमें संकेत मिलेगा। लोग इस सूक्ष्म योजना पर मुस्कुराए, पर बीरबल जानता था कि असली चीज धागे में नहीं, लोगों के व्यवहार में छिपी है। पहले रात को जब पहरे लगा तो सिपाहियों ने देखा कि कई घरों के बाहर धागे वैसे ही पाए गए जैसे रखे गए थे, पर कुछ जगहों पर धागा हटाया गया या बदल दिया गया था। पर क्या यह किसी चोर का काम था या घर का कोई ही सदस्य था, यह स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने इसी बहाने को बढ़ाते हुए लोगों से पूछा कि क्या वे चाहेंगे कि यह मुकदमा अदृश्य नामक किसी काल्पनिक प्रेमी या रौबदार शब्द के विरुद्ध चलाया जाए, या वे स्वयं अपनी लापरवाहियों का सामना करें। कई लोगों ने झिझकते हुए स्वीकार किया कि वे ही अपने घरों में चीजें गलत जगह पर रखते हैं, उनकी आदतें लापरवाह हैं, और कभी कभी पड़ोसियों पर शक करना आसान हो जाता है। यही तो बीरबल की चाल थी। उन्होंने लोगों के भीतर छिपी कमजोरियों और अज्ञानता को उभारा। तीसरे दिन बीरबल ने एक और विचित्र लेकिन निर्णायक दांव खेला। उन्होंने दरबार में आमंत्रित सभी से कहा कि वे अपने घरों में से एक एक ऐसा सामान लाएं जिसे वे सबसे अधिक सुरक्षित मानते हैं, और एक एक ऐसा सामान भी लाएं जिसे वे कमजोर समझते हैं। तब उन्होंने उन सभी सामानों को एक बड़े थैले में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया और उसे केवल बादशाह के सामने रख दिया। तब बीरबल ने कहा, अब मैं इस थैले से 3-3 वस्तुएं निकालूंगा। जो भी वस्तु उसी घर की सावधानियों के अनुरूप नहीं होगी, वो घर अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करेगा। ये सुनकर भीड़ में हल्की सरकने चली गई। बीरबल ने पहले सा नियम रखा कि जो भी व्यक्ति गलत साबित होगा उसे अपना मुंह खुला रखना पड़ेगा और बिना कोई बहाना दिए स्वीकार करना होगा कि उसने अपने घर को सुरक्षित नहीं रखा। यह कठोर लग रहा था, पर लोगों को समझ आया कि यह केवल शरारत नहीं है, यह उनका आत्ममूल्य जानने का मौका है। बीरबल ने थैले में हाथ डाला और पहली वस्तु निकाली, एक चमकदार अंगूठी। उसने पूछा, किसकी है? लोग चुप रहे। एक युवक जोड़ तोड़कर बोला, मेरी दाई की अंगूठी है। पर उसने बीच में रुका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी उस घर की है जिसकी खिड़की खुले रहने के बावजूद पर्दा नहीं था। युवक की आंखों में लज्जा आई और उसने स्वीकार किया कि अंगूठी की रखवाई वो ढंग से नहीं करता। अगले बार बीरबल ने एक सूखा फल निकाला और फिर एक सम्य पुराना कंघा। हर बार वस्तु की असल पहचान तब उजागर हुई जब बीरबल ने उससे जुड़ी हरकतों और आदतों का संकेत दिया। कुछ मोहल्लों के लोग शर्मिंदा हुए, कुछ के चेहरे लाल हुए और कुछ ने ठंडी हंसी से बात टालने की कोशिश की। पर जनता ने समझा कि उनका अदृश्य अक्सर उनके बीच के छोटे छोटे कृत्यों का परिणाम था। झूठी अफवाहें फैलाना, चीजों को गलत जगह पर रखना, पड़ोसी के साथ सहयोग न करना और अपने एतराजों को खुलकर न कहना। बीरबल ने मगर एक और बड़ा दांव खेला। उसने दरबार से कहा कि अगले सप्ताह वो स्वयं जज बनेगा और अदृश्य की सजा सुनाएगा, पर सजा केवल उन पर नहीं होगी जिन्होंने चोरी की, बल्कि उन पर भी होगी जिन्होंने चोरी की खबर फैलाकर समाज में डर और अविश्वास फैलाया। इस घोषणा ने मुसलसल बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह अत्याचार है, किसे किस तरह से सजा देंगे? बीरबल ने कहा, इंसाफ केवल चोरी को पकड़ने का नाम नहीं, यह समाज की आत्मा को मजबूत करने का नाम भी है। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। रात के एक पहर दरबार के पास की मंडी में एक बूढ़ा दुकानदार आया और उसने दावा किया कि उसकी आंखों के सामने अदृश्य ने उसके 3 गुलदस्तों को गायब कर दिया। वो हकलाते हुए बोला कि उसने साफ देखा कि हवा में कुछ चमकता हुआ था और फिर फूल गायब हो गए। बीरबल ने उसे शांत कर कहा कि हम इसको ठोस रूप देंगे। बीरबल ने मंडी के कई दुकानदारों और ग्रामीणों को एक साथ खड़ा किया और कहा
कि आज रात मंडी में हम अदृश्य का सामना करेंगे। सभी ने चौकन्ना होकर रात भर पहरा दिया, पर रात में कुछ भी अजीब न हुआ। फिर अचानक एक शोर उठा। किसी ने चिल्लाया कि एक छायादार आकृति तेजी से भाग रही है। सबने दौड़ कर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बस जमीन पर फूलों की एक माल टूटकर बिखरी पड़ी थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह अदृश्य था, कुछ ने कहा कि किसी चोर ने किया, पर बीरबल ने खुद मंडी का निरीक्षण किया। उसने पाया कि फूलों की माल के पास एक छोटी सी दालान की दरार थी, जहां से हवा का एक जोरदार झोंका आता था। उस दरार के पास ही एक शिकारी बिल्ली का ठिकाना था, जो किसी समय अपने खेल के लिए फूलों की माल में आना जाना करती थी। बीरबल ने समझा दिया कि यह मामला भी तर्क से सुलझ सकता है। उसने कहा, कई बार हम अदृश्य को डर का नाम देते हैं, पर वो केवल हमारी निगरानी की कमी या प्रकृति की गतिविधि होती है। यहां तक कि लोग जो तालियां बजा रहे थे, बीरबल की बातों से धीरे धीरे समझने लगे कि हर घटना के पीछे कोई कारण है। फिर बीरबल ने एक अंतिम परीक्षा रखी। उसने शहर के प्रमुख चौक में एक बड़ा कुआं खोदवाया और उसके चारों ओर एक विशाल ओढ़नी बांध दी। पर इस ओढ़नी के नीचे 4 अलग अलग रास्ते बनाए गए। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति डर के कारण झूठ बोलेगा, वो ओढ़नी के नीचे से गुजर कर बाहर आएगा और लोगों के सामने सच स्वीकार करेगा। पर जो व्यक्ति अपने घरों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा, वो ओढ़नी के बाहर खड़ा रहेगा और अपने कार्यों से सबको दिखाएगा कि वो सच में बदल गया है। ये कारनामा सुनने में अजीब लगा, पर लोगों ने भाग लिया। कई लोग ओढ़नी के नीचे से गुजरे और अपने अपने अपराध, लापरवाही और अफवाह फैलाने का इकरार किया। कुछ ने कहा कि वे अपनी बातों पर अफसोस करते हैं, कुछ ने कहा कि वे अब पड़ोसी की मदद करेंगे और अपने घरों की निगरानी बढ़ाएंगे। बीरबल की चाल सफल रही। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि अदृश्य केवल उन बातों का नाम नहीं जो दिखाई नहीं देती, बल्कि वो भरोसा और ईमानदारी की कमी भी है, जो दिखाई नहीं देती पर अंदर से सब कुछ खा जाती है। अंत में एक रात सब कुछ शांत था। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब न्यायिक निर्णय सुनाया जा सकता है। बीरबल ने दरबार में खड़े सभी से कहा कि अदृश्य पर मुकदमा खत्म हुआ। लोगों को समझाया गया कि सजा केवल उन पर लागू होगी जिन्होंने सचमुच चोरी की, पर चोरी करने वालों की सजा न केवल उनकी संपत्ति वापस करने में होगी, बल्कि उन्हें खुलकर सार्वजनिक कार्य करने और लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए काम करना होगा। वही उन लोगों पर जुल्म करने वालों की भी सजा तय हुई, जो अफवाहें फैलाते थे और बिना सोचे समझे दूसरों पर आरोप लगाते थे। उन्हें प्रतिदिन बाजार में 1 घंटा बैठकर सभा में सच कहने का काम दिया गया, ताकि लोग सीखें कि उनके शब्दों का असर कितना गहरा होता है। अधिकतर लोगों ने ये सजाएं स्वीकार कर ली। जो लोग चोरी में शामिल पाए गए, उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की और समय के साथ लोगों का भरोसा फिर से हासिल किया। बीरबल ने एक आखिरी आदेश दिया। हर घर में एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लगाई जाए, जिस पर उस घर के सभी सदस्यों के नाम और उनकी जिम्मेदारियां लिखी जाएं। ये छोटे छोटे संकेत सभी के लिए एक स्मरण बने कि हम सबका फर्ज है अपनी चीजों की रक्षा करना और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना। समय के साथ अदृश्य की घटना घटती चली गई, और जब कोई भी किसी अजीब घटना की बात लाया, तो उसे तर्क से और समझदारी से संभाला जाने लगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि उसने न केवल एक गुत्थी सुलझाई, बल्कि समाज की आत्मा को भी दुरुस्त किया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जब कानून और बुद्धि साथ हों, तो कोई भी रहस्य लंबे समय तक रहस्य नहीं रह सकता। और इस प्रकार बादशाह का अदृश्य मुकदमा एक लोक कथा बनकर घर घर में फैल गया, पर उसकी असली सीख वह रही कि अदृश्य चीजें अक्सर हमारी अपनी हरकतों में छिपी होती हैं, और उनको ठीक करने के लिए न्याय व्यवस्था के साथ साथ समाज की जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। कहानी यही नहीं खत्म हुई। वर्षों बाद भी जब कोई बच्चा डरकर कहता कि वहां कोई अदृश्य है,
तो उसके दादा बाबा उसे हंसकर बतलाते कि अदृश्य का असली चोर वह है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, और बीरबल की बुद्धिमत्ता हर जन के दिल में एक दीपक की तरह जला रही है। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपकी मांग के अनुसार इस शीर्षक पर पूरी 5000 शब्दों की लंबी, निरंतर और बहने वाली कहानी दे रहा हूं। कोई भाग नहीं, कोई बुलेट नहीं, केवल एक लगातार कथा। नीचे कहानी शुरू कर रहा हूं। अकबर की अनोखी दावत। बीरबल ने बचाई इज्जत। फतेहपुर सीकरी का वो मौसम अपने चरम पर था। पतझड़ की हल्की ठंडी हवा महल के आंगन में खेल रही थी और बड़ी बड़ी शाही ईंटों पर परछाइयां धीरे धीरे सरकती जा रही थी। अकबर का दरबार हमेशा की तरह व्यस्त था। आदेश, शिकायतें, रियासत के काम और नए नए विचारों की लड़ी एक के बाद एक चलती रहती थी। पर उस दिन बादशाह के मन में एक अलग सी ख्वाहिश जागी थी। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसी दावत रखी जाए जिसमें न केवल रस्में और भोज की शोभा हो, बल्कि जिसमें दरबारियों का चरित्र, सज्जनता और राज्य की शोहरत का भी परीक्षण हो। अकबर हंसते हुए कहता, मैं चाहता हूं कि लोग खाने के बहाने अपने दिलों की सूक्ष्मता दिखाएं। क्या वे विनम्र हैं या घमंडी? क्या वे दूसरों की इज्जत करते हैं या नहीं? ये विचार जरूर अनोखा था और उसने दरबार में चुटकी बजाकर सभी को बुला लिया। बीरबल उस समय राजा के निकट खड़ा था। उसकी आंखों में वही शालीन मुस्कान और मुस्कुराहट थी जो सदैव उसके चेहरे पर रहती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस दावत के आयोजन में तेरा दिमाग चाहिए। तू कुछ ऐसा सोच जो हमें मनोरंजन दे पर साथ ही लोगों के चरित्र की भी परीक्षा ले। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जैसा आपकी रुचि। मैं एक दावत रखूंगा जिसका स्वाद न केवल मुंह में रहेगा बल्कि हर किसी के दिल में एक सीख भी छोड़ जाएगा। बादशाह ने आदेश दे दिया, दावत की तैयारी चलो। अकबर ने दावत की तारीख तय की और संदेश भेजा गया कि दरबार के सभी प्रमुख, मंत्री और आसपास के अमीरोलिया को आमंत्रित किया जाए। पर इस दावत की खास बात यह थी कि अकबर ने केवल आम बुलावा नहीं भेजा। उसने ये भी कहा कि हर मेहमान अपनी संगति और अपनी पारिवारिक इज्जत के साथ उपस्थित होगा। घड़ी की सुई जैसे ही उस शाम के करीब पहुंची, महल के आंगन में शान से सजदे हुए पंखे, सोने चांदी की थालियां और मीठे बेहद स्वादिष्ट पकवानों की महक फैल गई। महल के बागों को फूलों से सजाया गया और मंच पर रियासती संगीत का छोटा सा मंडल बैठा। सब कुछ भव्य था, पर बीरबल ने दावत के लिए एक छोटी सी शर्त और रखी थी। उसने अकबर से कहा कि वह दावत के बीच में एक छोटी सी परीक्षा कराएगा। अकबर ने आंखों में चमक लिए और कहा, चलो, कहा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ मासूम प्रश्न करूंगा, और जो व्यक्ति अपनी वाणी और व्यवहार से दूसरों की इज्जत नहीं करेगा, उसे दावत के नियमों के अनुसार सबके सामने सुधारना होगा। अकबर की आंखों में संतोष था। वो अक्सर बीरबल की सूक्ष्म चालों को पसंद करता। दावत में उस नगर की कई नामी हस्तियां आईं, कुछ 100 महज सज्जनों के संग, कुछ रईसों की टोली और कुछ ऐसे भी जो केवल दिखावे के लिए आए थे। वहां एक सुंदर और प्रतिष्ठित परिवार भी था। उनके घर की बेटी शहजादी मुस्कान नाम की, जिसकी शालीनता और विनम्रता दूर दूर तक मशहूर थी। उसके पिता ताजुद्दीन एक सज्जन और परोपकारी आदमी थे जिनकी दोस्ती अकबर से पुरानी थी। मुस्कान ने सदैव अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया था। उसकी नम्रता और सज्जनता के किस्से महल के बाहर भी गूंजते थे। उसी परिवार का एक और सदस्य था, उनका एक नाती जिसका नाम रफीक था। रफीक को लेकर कुछ अफवाहें थी कि वो कभी कभी लोगों के सामने संभ्रांत होने की बजाय तकरार करने लगता था, पर वो अपने घर में सम्मानित था। दावत के मेहमानों में एक और नाम बहुचर्चित था, जफर आलम, एक अमीर व्यापारी जो धन के लिहाज से बड़ा था, पर उसके बोलचाल में अक्सर तीखे कटाक्ष और क्रूर तंज पाए जाते थे। जफर के बारे में सुना गया था कि वो लोग की इज्जत को कम आंकलता
और मौके पर लोगों का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्तित्वों का एक ही छत के नीचे जमा होना किसी तंज और परीक्षा से कम नहीं था। दावत के आरंभ में अकबर ने सभी का स्वागत किया और कहा कि आज की रात केवल भोज नहीं, बल्कि सदाचार और सज्जनता की रात भी होगी। बीरबल ने अपनी बात के अनुसार छोटे छोटे प्रश्न रखने शुरू किए। प्रश्न साधारण थे। किस तरह की व्यवहार से मेहमानों के बीच स्नेह बढ़ता है, किस तरह की बातों से शर्मिंदगी होती है और किस तरह के लफ्ज दूसरों की इज्जत घटाते हैं। हर प्रश्न पर दरबार की हवा बदलती और लोग अपनी सूझबूझ दिखाते। कुछ बातें सहज थी और कुछ लोगों की जुबान पर नजर आ रही थी कि वे अपने अहंकार को दबा नहीं पा रहे। जफर आलम ने भी अपनी सूझबूझ दिखाई, पर उसके शब्दों में एक कटुता थी जो बीरबल की सूक्ष्म आंखों से छिपी नहीं रही। मुस्कान के परिवार के लोग शांति से बैठे थे, पर रफी की आंखों में कहीं न कहीं बेचैनी थी। उसे शायद ये परीक्षा पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने अचानक दावत को एक प्रेम कथा के रूप में मोड़ दिया। उसने कहा कि इस रात हम एक खेल खेलेंगे। हर मेहमान से पूछा जाएगा कि यदि किसी ने राह चलते किसी अनजान की इज्जत पर चोट पहुंचाई तो वो क्या करेगा। लोग विचारों में पड़ गए। कुछ बोले कि वे तुरंत उसकी सेवा करेंगे, कुछ बोले कि वे मामला टाल देंगे और कुछ ने कहा कि वे न्याय के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाएंगे। जफर ने अपनी बातों में ऊंचा स्वर उठाते हुए कहा कि जो अपमान करता है उसे जगह जगह सबक सिखाना चाहिए ताकि वह दोबारा सोच भी न पाए। उसकी बातों में कटुता और घमंड था। उसकी ये राय कुछ लोगों को भा गई और कुछ लोगों को चुभी। मुस्कान शांत बैठी। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, पर वो कभी किसी के साथ कठोरता से पेश नहीं आती। बीच में दावत का एक पल आया जो सबकी सांसें थाम दे। अचानक महल के द्वार पर एक बुजुर्ग आया और उसने दावत में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। वो बुजुर्ग इतना साधारण था कि महल के चमक-धमक से एकदम अलग दिखता। उसने धीरे धीरे कहा कि उसका नाम हसन है और वो एक माली है जो अपने छोटे से बगीचे के लिए मशहूर है। उसकी बेटी की कहानी भी वो सुनाना चाहता था। अकबर ने उसे बुलाया और हसन ने कहा कि वो दरअसल किसी बड़पन के लिए नहीं आया है, बल्कि अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए आया है। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसकी आंखों में एक ऐसी सच्ची पीड़ा थी जिसे देखकर सब प्रभावित हुए। उसने कहा कि उसकी बेटी का नाम नूरानी है, एक सरल, नम्र और मेहनती लड़की जो बगीचे की देखभाल करती है और जनता में अपनी ईमानदारी से जानी जाती है। पर पिछले हफ्ते कुछ लोग आए और नूरानी की इज्जत पर ऐसे तंज उड़ाते हुए बातें फैला दी कि अब पूरा मोहल्ला उसकी निंदक नजर से देखने लगा। हसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि अकबर की दावत में ये मामला उजागर हो ताकि न्याय हो और उसकी बेटी की इज्जत वापस आ सके। कुछ लोगों ने माना कि ये केवल अफवाह है, पर हसन की आंखों में दबी पीड़ा ने सभी के दिलों को छुआ। बीरबल ने उसी पल कहा कि यह दावत का ठोस मोड़ है। यदि किसी ने किसी की इज्जत पर कटाक्ष किया है तो ये दावत न्याय का मंच भी बनेगी। हसन ने बताया कि नूरानी के खिलाफ जहर घोलने वाली बातें एक अज्ञात स्रोत से फैल रही थी। कहा जा रहा था कि नूरानी किसी अमीर शख्स के साथ संबंध रखती है और चोरी में शामिल है। इन शब्दों ने हसन के घर को तंग कर दिया और लोगों की आंखों में उसकी बेटी का नाम कलंकित हो रहा था। ये सुनकर कुछ मेहमानों की आंखों में नफरत की झलक आई और कुछ की आत्मा में सहानुभूति दिल की तरह हिल गई। बीरबल ने कहा कि पहले हमें साक्ष्य खोजना होगा। बिना साक्ष्य के किसी की इज्जत पर गहरा आरोप लगाना शर्मनाक होता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि नूरानी को अदालत में बुलाया जाए और उसे अपना पक्ष रखने को कहा जाए। नूरानी आई। वो बेहद सरल पर संतुलित थी। उसकी आंखों में दुख तो था, पर विश्वास भी कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। उसने निडरता से अपने बगीचे की कहानी बताई और कहा कि वो कभी किसी के साथ अनैतिक नहीं रही। उसकी खुशियां उसकी मेहनत में है और उसका चरित्र उसकी आत्मा की शान है। पर जफर जैसा शख्स जो धनबल से उठकर बोलता था, उसने भीड़ में कुछ तंज कसा
और कहा कि कहीं नूरानी के हाथों में किसी अमीर का हाथ छिपा हुआ तो नहीं। उसकी आवाज में ऐसी सजगता थी जैसे वो दूसरों की तौहीन को खेल समझता हो। दरबार में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जफर के शब्दों ने कुछ लोगों को प्रभावित किया और कुछ को संदेह में डाल दिया। हसन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रहा। बीरबल ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से देखा कि जफर के शब्दों में अधिकांशतः उत्पन्न करने का मकसद नूरानी की इज्जत को मिटाना नहीं, बल्कि स्वयं की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना है। उसने खामोशी से कहा कि वह इस मामले को नई तरकीब से हल करेगा। लेकिन बीरबल ने जिसे तरकीब कहा, वो अक्सर अजीब पर चालाक होता। उसने हसन से कहा कि नूरानी की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए पहले जफर के आरोपों के स्रोत को खोजना होगा। बीरबल ने कहा कि कुछ दिनों के लिए नूरानी के बगीचे के पास एक छोटी सी चौकसी रखी जाए, ताकि देखा जा सके कि कौन लोग आते हैं और कौन से पैगाम दिए जा रहे हैं। साथ ही उसने कहा कि दावत में उपस्थित सभी लोगों से एक वचन लिया जाए। कोई भी बिना ठोस साक्ष्य के किसी की इज्जत पर ठप्पा नहीं लगाएगा। इससे कुछ लोगों ने राहत महसूस की, पर जफर को यह नियम नागवार गुजरा। अगले 3 दिनों में बीरबल ने बारीकी से जांच की। उसने नूरानी के बगीचे के पास छुप कर देखा और चुपके से कुछ नौकरों को वहां रखा। एक रात को उसने देखा कि कुछ अंधेरे हाथ पैर वाली हल्की परछाई बगीचे के पास आई, पर वो कोई आदमी नहीं, बल्कि छोटी सी झांझर लगती बेटी सी दिखने वाली एक चिड़िया थी जो फूलों के बीच कूदने लगी। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराहट छुपाई और सोचा कि किस तरह साधारण घटनाओं को लोग जादूटोना या बदनामी का माध्यम बना लेते हैं। पर दूसरे दिन उसने कुछ और देखा। एक छोटी पड़ोसन गुलजार, जो जफर की नजदीकी थी, अक्सर नूरानी के पास आती और उसके साथ हंसी मजाक करती। गुलजार ने बीरबल से कहा कि जफर के कुछ साथी बाजार में ऐसे बयान सुनाते हैं जो लोगों के दिलों में शक बोते हैं, पर वो भी कहती कि इस तरह की बातें अधिकतर मजाक हुआ करती है। बीरबल ने उसे समझाया कि मजाक भी कभी कभी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे बीरबल ने कई सुराग एकत्रित किए। ये कि नूरानी के खिलाफ अफवाहों का केंद्र मुख्यतः कुछ बाजारियों का समूह था, जो गलत तरीके से लोगों की बातें बढ़ाते थे। पर कौन था इसका मास्टरमाइंड? वहां बीरबल ने जज्बात और तर्क दोनों से काम लिया। उसने बाजार की दुकानों में घूमते घूमते जफर के कुछ परिचितों के बीच बातें सुनी और एक एक कर सच्चाई की पतवार खींची। बीरबल समझ गया कि जफर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी को निशाना बना रहा था। संभव था कि वो खुद किसी विवाद से ध्यान हटाना चाहता हो। उसने जफर की चालों पर नजर रखनी शुरू की। एक शाम जब जफर कुछ दोस्तों के साथ बाजार से लौटा, बीरबल ने देखा कि वे लोग एक दूसरे के साथ हंसते हुए उस तरह की बातें कर रहे थे जिन्हें सुनकर किसी की इज्जत को ठेस पहुंच सकती थी। बीरबल ने यह भी नोट किया कि जफर के कुछ दोस्तों ने गुप्त बैठक में हसन के घर के बारे में मजाक उड़ाया था। पर निर्णायक सुराग तब मिला जब बीरबल ने जफर को एकांत में सुनने का बहाना करके बुलाया और उसकी जुबान से कुछ शब्दों का खेल देखा। जफर ने बेशक कहा कि उसने कभी किसी की इज्जत घटाने के लिए कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों की तड़कन और हाथों की हिलाहट ने बीरबल को संकेत दिया कि बात और भी गहरी है। बीरबल ने जफर से कहा, तू अगर सच में किसी की इज्जत पर चोट पहुंचाने वालों में से नहीं, तो ये साबित कर दे कि तू नूरानी के बारे में जो बातें सुना रहा था वे सिर्फ तर्क और परखा गया तथ्य थे। जफर ने क्रोधित होकर कहा कि वो किसी तरह के प्रमाण के बिना किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा, पर उसके स्वर में गर्व झलक रहा था। अंततः बीरबल ने एक नाटक करने का निश्चय किया। उसने अकबर से कहा कि दावत की दूसरी शाम को वे सब एक सभा रखें जिसमें जफर को भी बुलाया जाएगा और वहां वह एक चाल चलकर सब सच सामने लाएगा। अकबर ने उस चाल पर भरोसा जताया और सब तैयारियां होने लगी। दावत की रात फिर वही शाही रौनक और महक लिए आई, पर इस बार हवा में कुछ और ही भावना थी। न्याय की एक अफसाना। बीरबल ने बड़ी महफूज अदा से सभा का आरंभ किया
और सबकी बातों के बीच अचानक एक गूंज निकाल दी। आज हम देखेंगे कि क्या शब्दों का असर सोच से परे नहीं जा सकता। उसने हसन से कहा कि वो खड़ा रहे और नूरानी को भी साथ लाए। फिर उसने जफर को आमंत्रित किया कि वो जो भी शक करता है उसे सबके सामने खुलकर बोले। जफर ने बड़े गर्व से कहा कि वो ग्राहकों की बातें सुनकर और बाजार के हाल पर निगाह रखकर अपनी राय पर कायम है। पर बीरबल ने एक चुनौती रखी कि जफर को आज ये साबित करना होगा कि उसने जिस तरह के बयान दिए वे तथ्यों पर आधारित थे और किसी पर निजी आघात नहीं थे। जफर चकमा खाने लगा और उसने कहा कि यदि सब कुछ सच्चाइयों पर टिका है तो उसे जवाब देना चाहिए। पर बीरबल की चाल ये थी कि वो साक्ष्य के बजाय सही संदर्भ उजागर करेगा। तभी बीरबल ने वकीलों की तरह नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभाई। उसने बाजार के कुछ दुकानदारों को मंच पर बुलाया और उनके सामने कहा कि वे लोग जिनके पास नूरानी के खिलाफ जो बातें फैली थी वे क्यों फैली। दुकानदारों में से एक ने डरते हुए बताया कि जफर के कुछ मित्र जब भी मौके पाते बिकने वाली चीजों के बीच ऐसे अफसाने सुनाते कि लोग उस पर ध्यान दें और चर्चा बढ़े। एक ने कहा कि वो बार बार सुनता था कि जफर के लोग नूरानी के बारे में अजीब सी तरह के संकेत करते हैं, जैसे कि उसकी रात में आने जाने वाली शख्सियत है। पर इन सब बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। बीरबल ने धीरे धीरे सबको ये दिखा दिया कि जफर की भाषा में जो कटुता है वो माहौल बनाती है और माहौल धीरे धीरे अफवाहों को हवा दे देता है। पर एक मोड़ पर बीरबल ने असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश किया। वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि रफीक, मुस्कान का नाती। रफीक जो कभी कभी अपनी अविवेकता के लिए जाना जाता था। उसने कुछ छोटे मोटे मजाकों की शुरुआत की थी और उसे इतना बढ़ा दिया कि बाजार में लोग उस पर अपनी कहानी बनाकर सुनाने लगे। रफीक ने ये सब करते हुए ये मजाक बनाया था कि वो देखेगा कि बड़े बड़े लोग किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। पर उसने इस बात का हमेशा अनुमान नहीं लगाया कि किस तरह की बोली किसी की जिंदगी तक मिट्टी में मिला देगी। जफर ने इस मौके का फायदा उठाकर इन मजाकों को अपनी मर्जी के अनुसार आग बढ़ाई थी और धीरे धीरे नूरानी की इज्जत को कुचल दिया गया। जब ये सच सामने आया तो सभा में सन्नाटा छा गया। हसन की आंखों में आंसू थे पर उसके होठों पर गरिमा थी। उसने कहा कि अगर किसी ने सच में ऐसा निंदक व्यवहार किया है तो वो उस पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। रफीक शर्म से लाल हो उठा। उसने स्वीकार किया कि उसने शुरुआत की थी पर फिर बातें अपनी पकड़ से बाहर चली गई। जफर ने अपने बेशर्मी से कहा कि उसने केवल हवा भर दी थी पर उसे नहीं पता था कि इससे किसी की इज्जत जाएगी। बीरबल ने बिना गुस्से के कहा कि तथ्यों के बिना किसी की मानहानि करना एक बुरी बात है और इसके लिए सजा और सहमा भी जरूरी है ताकि सबको समझ आए कि शब्द भी हथियार होते हैं। अकबर ने सज्जनों की राय सुनकर फैसला दिया। रफीक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और शहर के स्कूलों में जाकर वो बच्चों को बताएगा कि अफवाहें कैसे घातक होती हैं। जफर को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का उपयोग करके हसन के परिवार को आर्थिक सहायता और समाज में सम्मान दोबारा दिलाना होगा। पर बीरबल ने कहा कि सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा, समाज की सोच बदलनी होगी। उसने सुझाव दिया कि बादशाह की दावतें और आयोजन लोगों के चरित्र को सुधारने वाले विषय भी रखे जाएं और अफवाह उगाने वालों के खिलाफ एक सामुदायिक चेतावनी दी जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। रफीक ने नूरानी और उसके पिता से खुलकर क्षमा मांगी और बताया कि उसने केवल दिखावा किया था पर अब वो समझ गया है कि मजाक भी इंसान की जिंदगी तोड़ सकता है। जफर ने 1000 मुंह चढ़ाने के बाद स्वीकार किया कि उसने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा और उसने हसन की मदद का वादा किया। हसन ने आजादी से उन दोनों को माफ कर दिया पर उसने उनकी सजा के रूप में नूरानी की इज्जत की बहाली पर जोर दिया और यही हुआ। समाज के बीच ये बात फैल गई कि अकबर की दावत में न केवल मेजबान की मेहरबानी थी बल्कि बीरबल की बुद्धि ने एक मासूम की इज्जत बचाई। दावत का आखिरी मंजर इतनी गरिमा और मानता से भरा था कि सबकी आंखों में आंसू
और मुखों पर खुशी की मुस्कान थी। बीरबल ने सबको बताया कि इस्त वह चीज है जिसे न तो जमीन पर रखा जा सकता है और न ही उसे खरीद कर खरीदा जा सकता है। इसे केवल आदर, सहानुभूति और समझ से बचाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और हसन के परिवार को सम्मान स्वरूप एक छोटी सी खास निशानी दी, जिससे उनकी इज्जत समाज में और बढ़ गई। रफीक ने जीवन भर के लिए ये सबक दिल में बसाया और जफर ने अपने भोलेपन पर पछताया और लोगों की बेहतरी के लिए दान दिए। समय बीतने के बाद भी वो रात फतेहपुर सीकरी में चर्चा का विषय बनी रही। लोग कहते कि अकबर ने एक भव्य दावत रखी थी, पर असली दावत तो अपने आप में इंसानियत की थी, जहां न सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा लिया गया, बल्कि जहां हर किसी ने ये सीखा कि शब्दों की कड़वाहट से बेहतर है मधुरता और समझ। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि और सहानुभूति किसी भी स्थिति को संभाल सकती है, चाहे वो दावत जैसी मधुर हो या किसी के जीवन की इज्जत जैसी नाजुक बात। वर्षों से वो कहानी सुनाई जाती रही, कैसे एक अनोखी दावत में एक मासूम की इज्जत बचाई गई, कैसे छोटे छोटे मजाक बड़े कलंक बन सकते हैं, और कैसे एक शहजादा नहीं बल्कि एक बुद्धिमान सलाहकार ने समाज को समझाने का रास्ता दिखाया। ये दावत केवल खाने की दावत नहीं रह गई, वो एक सबक बन गई, एक मिसाल बन गई। और आज भी जब किसी गली में कोई झूठी कहानी किसी की इज्जत को मिटाने की धमकी देती है, तब बुजुर्ग लोग अपने पोते पोतियों को वो दावत की कहानी सुनाते हैं, ताकि वे समझें कि इज्जत चुटकी या मजाक नहीं, वो हर इंसान का हक है और उसकी रक्षा सबकी जिम्मेदारी। और यूं ही अकबर की अनोखी दावत की बातें पीढ़ियों तक चली। बीरबल की सूझबूझ और नूरानी की सादगी की मिसाल लोगों के दिलों में एक दीप्तिमान याद बनी रही। एक ऐसी दावत जहां दाल रोटी से बढ़कर मानवता की गरिमा बचाई गई और जहां एक बुद्धिमान मित्र ने न केवल शहजादी की इज्जत बचाई, बल्कि समूचे समाज को एक बेहतर इंसान बनने का सबक दिया। जब बीरबल ने एक ही रात में बदल दी पूरी फसल। फतेहपुर सीकरी के पास बसी घनी हरियाली और सोने सी धूप के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था चमनपुर। चमनपुर का जीवन खेती के इर्द गिर्द घूमता था। यहां की मिट्टी के रंग, यहां के लोगों की सादगी और खेतों में लहराती फसलें किसी कविताई दृश्य से कम नहीं थी। पर उस साल मौसम कुछ बदल गया था। मानसून की देर और बारिश की कमजोरी ने किसान के दिल में चिंता की एक गहरा सील कर दी। खेतों में थोड़ी सी सूखी पोटलियां पानी की तलाश में झुलसी पत्तियों जैसी दिख रही थी। जब फसल कमजोर हो तो गांव की रोटी भी कमजोर होती है, यही सोचकर हर कोई बेचैन था। गांव के मुखिया और बड़े बूढ़े हफ्तों से चिंतित थे। अगर फसल बर्बाद हुई तो भूख और दरिद्रता का साया छा जाएगा। चमनपुर के लोगों ने कई बार अकबर के दरबार को अपने हाल बताया, पर बड़े राजनीतिक मामलों और दूर दरवाजों की समस्याओं के बीच उनकी दिक्कतें अक्सर खोसी जाती। पर किस्मत ने उनसे एक अद्भुत मोड़ लिया। बीरबल का नाम उनके कानों में आया। जब अकबर को चमनपुर की कहानी सुनाई गई तो उसकी आंखों में करुणा की चमक आई। उसने अपने दरबार के सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को गांव भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत तैयारी की, पर उसने गांव जाकर उसी तरह विचार नहीं किया जैसे कोई अधिकारी सोचता। वो एक दोस्त की तरह गया, अपने चुटीले अंदाज और सूक्ष्म बुद्धि के साथ। गांव पहुंचते ही बीरबल ने खेतों की हालात पर ध्यान दिया, पर उसने सीधे ये नहीं कहा कि वो क्या करेगा। उसने पहले गांव वालों से बैठकर चाय पी, उनके साथ खेतों में चलकर हल्की बातें की, बच्चों के साथ खेला और महिलाओं से रोटियां खाई। इसी तरह का अपनापन था जिस पर गांव वालों का भरोसा बढ़ा। लोग समझ गए कि ये कोई दूर की बात सुनाने आया हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई है जो उनके बीच की हवा समझ रहा है। बीरबल ने गांव के मुख्य चौपाल पर बैठकर कहा, मुझे पूरा हाल बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। गांव वालों ने अपनी अपनी व्यथा बयां की। बिजली नहीं, पानी मुश्किल से, बीज की लागत बढ़ी और सबसे बड़ी बात, उनकी फसलें आधी चल रही थी। किसी ने यह भी कहा
कि पड़ोसी गांव के कुछ लोग रात को आकर उनके खेतों में आना जाना करते हैं और कुछ अजीब बातें करते हैं, पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। बीरबल ने आंखें बंद करके सब सुना और फिर कहा, कल रात मैं एक उपाय करूंगा, पर तुम सब मेरे कहे अनुसार चलो। रात आने पर चमनपुर की हवा में एक अजीब सी उम्मीद घुली थी। गांव वाले पूछ रहे थे कि बीरबल का उपाय क्या होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कह दिया, मैं खेत नहीं बदलूंगा, पर तुम लोगों की जरूरतें बदल दूंगा। लोगों ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, पर बीरबल की बातों के पीछे हमेशा कोई ठोस चाल होती। उसने गांव के नौजवानों को कहा कि वे शाम को खेतों पर रहकर पहरा दें और किसी भी असामान्य गतिविधि पर ध्यान दें। उसने महिला समूह से कहा कि वे ताजा रेशमी कपड़े न पहने पर हल्की सी बड़ी टोकरियां अपने साथ रखें। उसने बूढ़ों से कहा कि वे अपने पुराने जमीन के नक्शे और बीजों की जानकारी लेकर आए। सबने कुछ आश्चर्य में आकर पर आज्ञाकारिता दिखाई, क्योंकि बीरबल के पास उनका भरोसा था। अगली सुबह जब फसल की जांच करने गए तो बीरबल ने महसूस किया कि समस्या केवल पानी की कमी नहीं थी। 2-3 खेतों के बीच कुछ ऐसी बीज की किस्में उगी हुई थी जिनकी जड़ें कमजोर थी और वे अन्य बेहतर किस्मों से मिलकर पूरे खेत की ताकत घटा रही थी। ये एक छिपा हुआ चक्र था। कुछ किसान पुराने समय के बीज गूंद कर रखते थे जिनका भाव कम था पर मात्रा ज्यादा लगती थी। वे उन बीजों से तात्कालिक कमी तो पूरा कर लेते, पर उनकी उपज कम और रोग प्रतिक्रिया अधिक थी। इन बीजों का मिलना पूरे खेत की गुणवत्ता घटा देता। बीरबल ने यह देखा कि गांव के कुछ किसानों ने बाजार में सस्ती किस्में ले ली थी, क्योंकि वे आर्थिक कारणों से ऐसा कर रहे थे, पर इनमें मिलावट के कारण फसल की वृद्धि कम थी। बीरबल ने सबको एक जगह बुलाया और कहा कि अगर हम आने वाली रात में पूरे गांव की फसल बदल भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा। लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, बीरबल साहब, फसल रातों रात कैसे बदलेगी? बीरबल ने आंखें चमकाई और कहा, मैं फसल को बदलने का मतलब यह नहीं ले रहा कि पौधे एक रात में उगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि हम बीज और व्यवस्था बदल देंगे ताकि अगली फसल में तुम सब कुछ अलग पाओ। पर मैं एक और तरीका भी सोच रहा हूं, एक ऐसा तरीका जिससे अगले ही मौसम में नतीजा दिखने लगे। बीते सालों का अनुभव बीरबल के पास था। वो जानता था कि खेती में सिर्फ बीज ही नहीं, बल्कि किसानों की आदतें, समूह की संगति और बाजार की नीतियां भी बड़ी भूमिका निभाती है। उसने गांव वालों से कहा कि अगले दिन सुबह सारे खेत के किनारे पर लकड़ी के छोटे छोटे खंभे लगाए जाएं, जिन पर छोटी छोटी तख्तियां टंगी हों। तख्तियों पर लिखा होगा, किसान कैसा बचेगा। लोग आश्चर्यचकित हुए, पर उन्होंने कर दिया। फिर बीरबल ने गांव की सभी हाटियों और दुकानों को एक साथ बुलाया और कहा कि अगले महीने तक कोई भी नया बीज बिना पंचायत और विशेषज्ञ की अनुमति के नहीं बेचेगा। दुकानदारों ने आहें भरी, पर उन्होंने माना कि अगर गांव की फसल बचेगी तो बाजार भी सुनेगा। बीरबल ने बाजारियों से कहा कि वे कुछ दिनों तक लाभ कम कर ले, पर स्थायी व्यापार के लिए गांव वालों को समर्थन दे। कुछ ने यह स्वीकार किया, कुछ ने शर्त रखी, पर बीरबल की क्षमता थी लोगों को विश्वास दिलाना। इसी बीच बीरबल ने गांव के कुछ चुने हुए युवकों को सिखाया कि किस तरह मिट्टी की जांच की जाती है, किस तरह की खाद और किस तरह के बीज का चुनाव करना चाहिए। उसने एक पुराना किसान, जिसका नाम बलबीर था, को बुलाया और उसकी कहानी सुनी। बलबीर ने बताया कि उसके पिता ने बीज बचाकर रखने की एक पुरानी पद्धति अपनाई थी, पर समय के साथ वो तरीका बेकार हो गया। बीरबल ने बलबीर को समझाया कि पुराने बीजों की जगह अगर मिश्रित रूप से चयन और वैरायटी का उपयोग होगा तो किस्म का रोग कम होगा और उपज बढ़ेगी। बलबीर ने आंखें चमकी और कहा कि वो तैयार है। बीरबल ने रात को एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव के हर खेत के लिए बीज का आदान प्रदान करने की योजना बनाई। योजना ऐसी थी कि गांव के प्रत्येक खेत से एक एक टोकरी ली जाएगी, जिसमें उस खेत के सबसे भरोसेमंद बीज डाले जाएंगे और फिर
वे सब टोकरी एक बड़े ढेर में मिलाए जाएंगे और फिर से बांट दिए जाएंगे, ताकि हर खेत में केवल एक तरह के पुरातन बीज न रह जाए, बल्कि हर खेत में संतुलन से मिश्रित बेहतर बीज पहुंचे। ऐसा करने से खेतों में रोग का फैलाव कम होगा और फसल की सामूहिक क्षमता बढ़ेगी। लोगों को ये विचार अजीब लगा, पर उनकी जरूरत ने उन्हें सहमति दिलाई। बीरबल ने ये सब कहा तो गांव के कुछ लोग दुविधा में पड़े। क्या अजनबियों को अपने बीज देने चाहिए? पर बीरबल ने कहा, तुम्हारे बीज तुम ही के लिए नहीं है, ये गांव की आन है। इस भावना ने गांव वालों को छू लिया। रात को जब सब सो गए तो बीरबल ने गांव के कुछ भरोसेमंद नौजवानों के साथ चुपचाप काम शुरू किया। वे खेतों के औजारों को जांच कर रहे थे, बीजों की टोकरियां ले रहे थे और गांव के सामुदायिक गोदाम में एकत्र कर रहे थे। बीरबल ने हर टोकरी में देखा, उसे परखा और फिर सब बीजों को बड़े बर्तनों में मिलाया। इस प्रक्रिया में उसने न केवल बीज मिलाए, पर कुछ विशेष छोटे छोटे कदम उठाए। उसने जिन टोकरियों में रोगी बीज ज्यादा थे, उन बीजों को अलग किया और उनमें रोगनाशक जड़ी बूटियों का हल्का छिड़काव किया गया। उसने कुछ खेतों की मिट्टी में खास खाद मिलवाई, जिसे बलबीर जानता था। उसने पुरानी विधियों और आधुनिक सुझावों को मिलाकर एक नई मिश्रण विधि अपनाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने हर टोकरी में कुछ बीज ऐसे डाले जो जीनोतीक रूप से किसी बड़े नुकसान के शिकार नहीं हुए थे, यानी टिकाऊ किस्मों का चुनाव किया गया। इस प्रकार बीरबल ने न सिर्फ बीजों का आदान प्रदान किया, बल्कि खेतों के भविष्य की संरचना बदल दी। एक सामूहिक समझ और सामूहिक सुरक्षा का बीज बो दिया। सुबह जब गांव वाले उठकर निकले तो वे आश्चर्यचकित थे। सभी खेतों के पास छोटे छोटे खंभे और तख्तियां लगी थी और गांव के गोदाम में टोकरियां रखी थी। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, रात में हमने कुछ बदला है, पर सचमुच बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। उसने धीरे धीरे समझाया कि हर खेत में अब मिश्रित बीज होंगे, कुछ अधिक उपज वाले, कुछ रोग प्रतिरोधी और कुछ जल्दी उगने वाले, ताकि कुल मिलाकर फसल की क्षमता आए। लोगों ने शुरुआत में संदेह जताया, पर जब उन्होंने देखा कि बीरबल ने उनकी परंपराओं और जरूरतों का सम्मान किया है, तो उन्होंने विश्वास किया। बलबीर ने कहा कि वो खुद जिम्मेदारी लेगा, कि वो अपने खेत में नई विधि अपनाएगा और जो भी नतीजा आएगा सबके संग बांटेगा। इस तरह एक नई परंपरा गांव में जगी, साझा करना, मिलकर चलना और एक दूसरे की उपज को बेहतर बनाना। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा कि अगले कुछ हफ्तों में वे पानी की बचत और सिंचाई की नई विधियों पर ध्यान दें। तालाबों को साफ रखें, घुटन वाले हिस्सों में ड्रिप सिंचाई का एक सादा तरीका अपनाएं और बीज के साथ मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से खाद डालें। समय बीतता गया और आश्चर्य होने लगा। जो खेत पहले आधे आधे झुके हुए दिखते थे, उनमें अब हल्का हल्का हरापन आने लगा। कुछ धान के खेतों में पहले जो पत्ते पीले पड़ते थे, वे अब गुलाबी हरे रंग से चमक उठे। गांव वालों की आंखों में आशा की रोशनी लौट आई। पर बीरबल ने तुरंत चेतावनी दी, ये अभी शुरुआत है, असली काम तुम लोगों का है। उसने गांव के बच्चों में भी शिक्षा शुरू कर दी। उन्हें बताया कि प्रकृति और खेती में किस तरह विज्ञान और अनुभव साथ चले तो फल बेहतर मिलते। बच्चों ने उत्साह से सीखना शुरू किया और घर पे भी छोटे छोटे प्रयोग करने लगे, जैसे कि दाने को पहले सूरज पर सुखाकर और फिर सांझ को भिगोकर बोना, या मिट्टी में जड़ें मजबूत करने के लिए कुछ कच्ची खाद डालना। 1 महीने बीता और गांव की फसल पहले से कहीं बेहतर दिखने लगी। गांव के बाजार में भी सुनसान सी हलचल फिर लौट आई। पर यही वो समय था जब ईर्ष्या और लालच ने बाहरी ताकतों का ध्यान खींचा। पास के किसी जमींदार ने चमनपुर की बदलती किस्म और संभावित लाभ के बारे में सुना और उसे लगा कि यदि उसने समय रहते इन खेतों पर कब्जा कर लिया तो उसका फायदा असीम होगा। उस जमींदार ने कुछ गुंडों को भाड़े पर रखा और रात में चुपके से गांव के कुछ हिस्सों में आग लगाने और फसल की जांच करने का षड्यंत्र रचा। अभियान ये था कि यदि वो डर फैलाएगा तो गांव वाले
असमंजस में आकर अपने खेत छोड़ देंगे। पर बीरबल ने गांव में अपनी चहलकदमी के दौरान ऐसे संकेत देख लिए थे। छोटी छोटी कुटिया के पास कुछ पैरों के निशान और बाजार में कुछ असामान्य ग्राहकों की चर्चा। उसने सब जोड़कर देखा और समझ लिया कि किसी बाहरी बल की परेशानी आ सकती है। बीरबल ने गांव वालों को सावधान किया और कहा कि वे रात की चौकसी कड़ी करें। गांव वालों ने अपनी नई एकता दिखाई और रात भर पहरा दिया। जमींदार के गुंडे आए पर गांव वालों की एकजुटता और सजगता ने उन्हें घबराकर वापस भेज दिया। जब गांव वालों ने बेइज्जत कर उन्हें पकड़ लिया, तब वो जमींदार की चाल नाकाम रह गई और वो भागकर वापस लौट गया। इस घटना ने गांव की एकता को और मजबूत कर दिया। लोगों ने सीखा कि साझा संसाधनों की रक्षा करना कितना जरूरी है। आखिरकार वो मौसम आया जब फसल कटाई का समय पहुंचा। जो खेत पहले सूखे और पीले लगते थे, वे अब लहराती हरियाली और सघन बालों से भरे थे। हरियाली का मंजर ऐसा था मानो गांव ने फिर से जन्म पाया हो। कटाई के आंकड़े पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा थे। उपज बढ़ी थी, अनाज टिकाऊ और राशन भरपूर था। गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में गर्व था। चमनपुर ने बीरबल की योजना को अपनाया और एक रात में नहीं पर कुछ महत्वपूर्ण रातों और दिनों में अपना भाग्य खुद बदला। गांव वाले बीरबल का धन्यवाद करने इकट्ठे हुए, पर बीरबल ने कहा, धन्यवाद का कोई अर्थ नहीं जब तक तुम इसे अगली बार किसी और गांव के साथ बांटो। उसने गांव के मुखिया को कहा कि वे अपने अनुभव और बीजों का कुछ हिस्सा निकटवर्ती गांवों में भी भेजें, ताकि वे भी सीख सकें। चमनपुर ने ये किया और इससे आसपास के गांवों में भी धीरे धीरे सुधार की लहर दौड़ गई। बीरबल ने कहा कि यही असली जीत है। जब ज्ञान और संसाधन बांटे जाते हैं तो समाज सुदृढ़ बनता है। अकबर की दरबार में जब ये बात पहुंची तो बादशाह ने खुद चमनपुर के लोगों को आमंत्रित किया और उनकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की। बीरबल को भी शाबाशी दी गई, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शाबाशी आप सब की है जिन्होंने अपने अहंकार नहीं छोड़ा और अपने साझे हितों के लिए काम किया। चमनपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने ये जाना कि एक रात में फसल बदलना किसी जादू की बात नहीं, पर सामूहिक समझ, सही तकनीक और आपसी सहयोग की मिसाल है। बीरबल की चाल ने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने न केवल फसल बचाई, बल्कि जीवन के मूल्यों को भी सीखा, साझा करना, मदद करना और सतर्क रहना। उस साल चमनपुर की कटाई ने न सिर्फ गांव की रोजी रोटी बचाई, बल्कि उसने आसपास के कई गांवों की आंखें भी खोल दी। समय के साथ चमनपुर में छोटे छोटे बदलाव और नवाचार आए। मिलकर बने संग्रहालयों में बीजों की सूची रखी गई, बच्चों के लिए कृषि विद्यालय खुला और गांव ने बाजार में अपने उपज का प्रदर्शन करके अतिरिक्त आय अर्जित की। बीरबल जब भी गांव आया, तब वो देखकर खुश होता कि किस तरह से एक रात की योजना ने लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला दिया था। वो अक्सर कहता, एक बीज अगर अंधेरे में बोया जाए पर सहयोग और समझ के साथ उगाया जाए तो वो गांव की रोटी बनकर लौटता है। और इस तरह चमनपुर की कहानी लोक कथाओं में एक मिसाल बनकर घूमने लगी। जब बीरबल ने एक ही रात में बदल दी पूरी फसल अब किसी जादू की दास्तान नहीं रह गई, वो समझ का प्रतीक बन गई। लोग कहते हैं कि बीरबल ने फसल नहीं बदली, उसने लोगों के मन बदल दिए, और वही मन की फसल है जो असली रूप में जीवन को खाद्य प्रदान करती है। वर्षों बाद भी जब नया संकट आता तो चमनपुर वाले एक दूसरे के पास आते, बीरबल की सीख को याद करते और कहते, याद रखो, फसल रातों रात नहीं बदलती, पर हमारी सोच और सहयोग उन रातों को नई सुबह दे सकता है। अकबर के सपनों का रहस्य सिर्फ बीरबल ने समझा। फतेहपुर सीकरी की रातें अक्सर शांत होती, पर कुछ रातें ऐसी भी आती जब चांद की रोशनी महल की दीवारों से उछलकर अकबरी दफ्तरों में भी सन्नाटे के भीतर जोर से गूंजती। उन रातों में बादशाह अकबर अक्सर सोकर उठ जाते और अपने दरबार के किसी कोने में घंटों चुपचाप बैठे रहकर किसी हताश सी इच्छा को आंखों में पालते।
उस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हुआ। अकबर को लगातार अजीब अजीब सपने आ रहे थे। सपने इतने जीवंत, इतने अस्पष्ट और इतने डरावने थे कि वे उसे नींद से जगा कर रख देते। एक रात वो सपने में एक विशाल दरिया देखता, जिसका पानी काला नहीं था, पर उसमें अजीब तरह के प्रतिबिंब थे। महल की तिया झुककर वहां पर नाचती, और फिर अचानक उन प्रतिबिंबों से आवाजें निकलकर हवाओं में मिल जाती। दूसरे सपने में अकबर ने देखा कि महल का सिंहासन हवा में तैर रहा है और उसके चारों ओर अजनबी परछाइयां गूंज रही है, जो बेबातें बोलती नजर आती थी। वे सब कुछ जानते जो अकबर के मन में था, पर वे उसे उसकी गलतियों की याद दिलाती। इन सपनों के बाद अकबर का मन बेचैन हो उठा। वो समझ नहीं पाता था कि ये क्या संकेत है। कोई भविष्यवाणी, कोई चेतावनी, या उसके भीतर की आत्मा की आवाज। अकबर, जो दुनिया के हर राज का हल निकालने वाला बादशाह था, इस बार अपने लिए कोई उपाय न पा सका। उसने अपने दरबार के मुख्य मंत्रियों से सलाह ली, पर वे तर्क और गणना के जाल में उलझे रहे। कुछ ने कहा कि यह थकान और बहुतायत के भोजन का नतीजा है। कुछ ने कहा कि ये वास्तु या ग्रहों की चाल का असर है। पर अकबर की अंतरात्मा ने कुछ और कहा, यह कोई साधारण बात नहीं, इसे किसी सूझबूझ और गहरी समझ से देखना चाहिए। तभी उसने बीरबल की ओर देखा। उस बुद्धिमत्ता और नम्रता के साथी की आंखों में अक्सर ऐसे ही हल्के मिजाज के बीच तीक्ष्णता छिपी रहती थी। बीरबल को बुलाते ही अकबर ने अपने सपनों का जिक्र किया। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, हर सपना एक रहस्य होता है, पर हर रहस्य का मतलब ये नहीं कि उसे डर कर जिया जाए। उसे समझकर सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। बीरबल ने पहले अकबर को कहा कि वे सपनों का वर्णन विस्तार से नोट करें। रंग, आवाजें, कौन सी चीजें बार बार आती। और फिर उसने सुझाया कि वे 3 रातें किसी शांत कमरे में रहें और हर सुबह अपनी कल्पनाओं का वर्णन करें। अकबर ने यह प्रयास किया और हर सुबह बीरबल के सामने बैठकर अपने सपनों का विस्तृत ब्यौरा सुनाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना, बीच बीच में कुछ शब्दों पर भौं उठा ली और रातों रात सोचा। तीसरी सुबह जब अकबर ने तीसरा सपना बताया, जिसमें महल की दीवारों पर लिपटी हुई लताएं अचानक फूल बनकर बोल उठती थी और एक पुरानी किताब की पन्नों से बच्चों की हंसी निकलती थी, बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, यह केवल प्रकृति या बुरी अवस्था की बात नहीं, इसमें छिपा है कोई ऐसा संकेत जो तुम्हारे शासन से जुड़ा है। बीच की बातें छोड़ता बीरबल ने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अकबर के सपने किसी दर्पण की तरह हैं। वे बाहर की चीजों को उसके अंदर के रूप में दिखा रहे हैं। आत पहले ये देखा जाए कि क्या महल के भीतर कोई ऐसी घटना है जिसकी परछाई लगातार अकबर के मन पर पड़ती हो। बीरबल ने राज दरबार की गुप्त सूचनाओं का बीड़ा उठाया। उसने बार बार दरबारी अफवाहों, दूर दराज के नेताओं की हरकतों और महल के छोटे मोटे झगड़ों को देखा। उसने पाया कि हाल के दिनों में कई छोटी छोटी बातें हुई थी। एक नए कर व्यवस्था का कानून जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ा, एक युवा खिलाड़ी जिसे अकबर ने विशेष सम्मान दिया पर जिसका व्यवहार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और कुछ ऐसे राजकाज के निर्णय जिनसे दरबार में एक प्रकार का अनिश्चित सा माहौल पैदा हुआ था। बीरबल ने समझा कि ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी मनोस्थिति बना रही थी जो आखिरकार अकबर के सपनों में बदल कर आ रही थी। बीरबल ने कुछ और किया। उसने महल के कागजातों और कुछ गुप्त पत्रों की जांच करवाई। उसने देखा कि हाल फिलहाल कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही थी जिनमें पुराने नियमों और नए सुझावों का टकराव था। किसी ने महल में परिवर्तन की हवा छेड़ी और किसी ने उसे रोका। पर असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने महल के सैन्य कमान के भीतर एक छोटी सी आपसी खाड़ी की खोज की। 2 सेनापतियों के बीच एक पुराना झगड़ा जो कभी निपट गया माना गया था, पर अब फिर उभर रहा था। वो झगड़ा अकबर के सपनों में दिखने वाले दरिया और परछाइयों की तरह था। लगता था जैसे महल के भीतर खाई है जो गहराती जा रही है और अकबर की नींद उसे दिखा रही है। बीरबल ने निर्णय लिया
कि उसे इस खाई को शांत करना होगा, पर ऐसा करने के लिए केवल सख्ती काम नहीं करेगी। उसे समझ और चालाकी से काम लेना था। बीरबल का तरीका हमेशा से आसान नहीं पर चालाक होता। उसने पहले उस सेनापति को बुलाया जो अधिक चुपचाप और संवेदनशील था। उसने उससे कहा कि वह अपने साथी सेनापति के साथ एक रात का खेल करे, एक ऐसा खेल जिसमें दोनों मिलकर महल के बाहर जांच पर जाएं और अपना विश्वास एक दूसरे पर बहाल करें। सेनापति ने पहले संदेह किया पर बीरबल के कहे अनुसार मान गया। अगले ही दिन दोनों सेनापति अकबर के सामने आए और अपनी अपनी भावनाएं बताई। खुलकर गिले शिकवे रखे गए और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश हुई। बीच में बीरबल ने सबको बताया कि साम्राज्य का कोई भी टुकड़ा अकेला नहीं चलता। यदि हमारे सैनिकों में दरार आती है तो उसका असर महल के सभी निर्णयों पर पड़ता है। यह सुनकर बादशाह का मन कुछ हल्का हुआ पर सपनों का रहस्य अब तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था। बीरबल को किसी और गहरे कारण की तलाश थी। एक रात बीरबल ने देखा कि अकबर फिर उसी तरह के एक सपना से परेशान होकर उठा। उसके सपने में एक पुराना रिश्तेदार आया जो अकबर से कुछ कह कर गया पर उसकी बात अधूरी रह गई। बीरबल ने सोचा कि ये पुरखा किसी अनसुलझे मामले का संकेत दे रहा है। शायद कोई पुराना वादा, कोई भूला हुआ नियम या कोई लंबित काम जिसकी वजह से इतिहास के पन्ने अनारक्षित छूटते जा रहे थे। उसने महल के अभिलेखागार की गुत्थी खोली और पुराने आदेशों की तह तक पहुंचा। वहां उसे एक शाही चिट्ठी मिली। वर्षों पहले अकबर के पूर्वजों ने कुछ गांवों को विशेष सुरक्षा और कर में छूट देने का वादा किया था, पर बाद की पीढ़ियों ने उन आदेशों को मान्यता नहीं दी। उस कारण कुछ परिवारों में नाराजगी और अनसुलझे शिकायतें थी। बीरबल ने समझा कि ये शिकायतें अगर समय पर दुरुस्त न हों तो वे लोगों के मन में जहर की तरह फैल सकती हैं और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती हैं। और यही अविश्वास अकबर के सपनों के रूप में लौट आता था। अब रहस्य और स्पष्ट हो गया। अकबर के स्वप्न उसकी नीतियों के प्रभाव, उसकी न्यायप्रियता के प्रश्न और अतीत के अधूरे वादों की याद का सम्मिश्रण थे। बीरबल ने तुरंत एक महीन योजना बनाई। उसने सबसे पहले उन परिवारों के साथ बातचीत का रास्ता निकाला जिन्हें वादे का हक मिला था। उसने उन्हें महल में बुलाया, उनके मत सुने और उनकी थकन और नाराजगी को समझा। बीरबल ने अंतरात्मा से काम लिया। उसने उन्हें सम्मान और वचन दिया कि पुरानी चिट्ठियों के आधार पर उनकी नकारात्मक स्थिति सुधारी जाएगी। इस बीच उसने अकबर को भी उन घरानों से मिलवाया ताकि बादशाह खुद उनकी पीड़ा देख सके। अकबर जब उन्हें मिला तो वो देख कर हिल गया। उसने खुद कहा कि यदि किसी को कोई अन्याय हुआ है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। ये मुलाकात अकबर के भीतर खटक रही पीड़ा का एक हिस्सा दूर कर गई। उसके सपनों की परछाइयां कुछ कम हो गई। पर बीरबल को पता था कि केवल क्षतिपूर्ति और बैठक से काम नहीं चलेगा। उसे महल में जो भारी भरकम फैसलों के पीछे चलने वाली अनिश्चय की हवा थी, उसे भी संबोधित करना होगा। बीरबल ने महल के मंत्रियों और अफसरों के मध्य एक खुली सभा बुलाई। बिना किसी तोपताकत के, केवल शब्दों और उदाहरणों के सहारे उसने कहा कि शासन का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोग के साथ संवाद और उनके विश्वास को बनाए रखना भी है। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि सपने भी तब तक कष्टकारी रहते हैं जब तक उनके कारणों को आंच पर न रखा जाए। अंत में उसने एक असामान्य मगर निर्णायक कदम उठाया। उसने महल में एक उचितता सप्ताह घोषित किया। एक ऐसा समय जब हर विभाग के अधिकारी गांवों और शहरों में स्वयं जाकर देखेंगे कि उनकी नीतियां किस तरह लागू हो रही हैं और कहां कहीं सुधार की जरूरत है। ये योजना दरबार को सामान्य प्रशासन से ऊपर उठाकर रोजमर्रा की वास्तविकताओं से जोड़ती थी। अकबर ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और अपने निजी सचिवों को आदेश दिया कि वे इस सप्ताह की रूपरेखा तैयार करें। उचितता सप्ताह के दौरान महल के अनेक अफसरों ने गांवों और व्यापारिक इलाकों में जाकर लोगों की सुनवाई की। कई छोटी छोटी गलतफहमियां और प्रशासनिक कमियां उजागर हुई।
कुछ रजिस्ट्रियों में त्रुटियां, कुछ कर नियमों का गलत व्याख्यान और कुछ मामलों में सूचना पहुंचने में देरी, ये सब चीजें एक एक कर सुधारी गई। जब लोग खुद देखने लगे कि शासन उनके पास आकर सुन रहा है, तो समाज में एक नया भरोसा जगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर के सपने जो रात दिन उसे सताते थे, उनका स्वर कुछ बदला। सपनों में जो परछाइयां थी, वे अब कम डरावनी दिखने लगी। वे अक्सर सवाल पूछने लगी बजाय धमकी देने के, मानो वे कहना चाहती हों कि तुमने जो किया उसका हिसाब किताब करो। बीरबल ने इस सब के बीच एक और स्रोत पर ध्यान दिया। अकबर के निजी जीवन में कुछ ऐसे तनाव थे जो उसने अपनी जिम्मेदारियों से जुड़कर भीतर दबा लिए थे। अकबर यद्यपि एक महत्वपूर्ण शासक था, पर उसकी भी इच्छा और प्रेम, दोस्ती और भय थे। बीरबल ने धीरे धीरे बादशाह को यह एहसास दिलाया कि राजा भी मनुष्य है और उसे भी अपने निजी संबंधों और सपनों की परवाह करनी चाहिए। उसने अकबर को पुराने मित्रों और परिजनों से मिलवाया, उन संबंधों को ताजा करवाया और महल में एक शाम का आयोजन किया जहां लोग बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के केवल एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाएं। उस वातावरण ने अकबर के भीतर की चंचल बेचैनी को कम कर दिया। समय गुजरता गया और धीरे धीरे वे सपने जो अकबर को परेशान करते थे, उनसे वो मुक्त होने लगा। कुछ सपने तो पूरी तरह गायब हो गए, कुछ नए सपने आए, पर वे अब किसी भय का संकेत नहीं बल्कि चेतना का परिचायक थे। वे अकबर को बतलाते कि उसे किस दिशा में अपने राज्य को सुधारना चाहिए। अब अकबर रातों को चैन से सोता और बीरबल के साथ मिलकर वो नए निर्णय लेता जो लोगों की भलाई के लिए होते। बीरबल ने फिर भी एक आखिरी काम किया। उसने महल के अंदर एक छोटी सी पुस्तक रखवाई जिसमें हर नागरिक की शिकायत और सुझाव लिखे जाते थे। ये पुस्तक हर महीने दरबार में पढ़ी जाती और उस पर निर्णय होते रहे। इस तरह प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई और सपनों का रहस्य, जो कभी भय का कारण